विनय शहर में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विनय के माता पिता गांव में रहते हैं। विनय की उम्र शादी लायक हो गई, इसलिए माता पिता ने सोचा अब विनय की नौकरी भी अच्छी है और घर में कोई कमी भी नहीं है, इसलिए अब विनय की शादी कर देते हैं। पर विनय अभी शादी नहीं करना चाहता। उसके मना करने के बाद भी उसके माता पिता उसके लिए लड़की देख रहे हैं। आज ही वो पास के गांव में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के बताने पर लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की के घर पहुंचते हैं और देखने के बाद उन्हें लड़की पसंद भी आ जाती है और वे उसकी कुछ फोटो लेकर घर आ जाते हैं ताकि विनय को भेज सके। अगले ही दिन विनय को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने लड़की देख ली है और उन्हें लड़की पसंद भी आ गई है और तुझे पसंद आ जाए तो बता दे, हाँ कह देंगे। विनय फिर कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी बाबूजी अभी, और वो भी गांव की लड़की से। पिताजी उसे समझाते हैं। वो कुछ देर सोचता रहता है और कहता है, ठीक है, आपने देख लिया है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मिल तो ले, पिताजी कहते हैं और उसका बायोडाटा के साथ फोटो विनय को भेज देते हैं। विनय को पोस्ट मिलता है। कुछ देर बाद वो फोटो देखता है और पिताजी को कहता है, ये तो सांवली है। फिर पिताजी बोले, देख ले, हमें तो अच्छी लगी, परिवार भी अच्छा है। विनय हाँ कह देता है। इधर अगले ही दिन पिताजी रिश्ता पक्का कर देते हैं और 2 महीने बाद शादी की तारीख है। समय बीता और शादी के दिन पास आ गए। विनय 1 सप्ताह पहले घर आ गया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। शादी के 2 दिन पहले सगाई थी। विनय ने सगाई वाले दिन रूपल को देखा तो देखते ही उसे झटका लगा। उसने सोचा था माँ पिताजी ने देखी होगी तो मॉडर्न होगी, पर ये सांवली तो है ही, लेकिन कोई ढंग नहीं है रहन सहन का, बिल्कुल ही गांव की है। रिश्ता देखने से पहले सोचा भी नहीं। माँ पिताजी ने बहुत निराश हो गया और सोचा कि शादी के लिए मना कर दूं, और बड़बड़ाता है, उफ, पहले मिल लेता तो अच्छा होता। विनय का मन तो नहीं था, मना भी नहीं कर सकता था और शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। देखते देखते शादी हो भी गई। शादी के बाद विनय ने रूपल की तरफ देखा भी नहीं और ना ही उससे कोई बात की। रूपल ने कोशिश भी करती अगर विनय से बात करने की तो विनय उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। रूपल विनय के इस बर्ताव से दुखी थी। इधर 5-6 दिन निकल जाने के बाद विनय ने अपने पिताजी को कहा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मुझे कल शहर जाना है। विनय के पिताजी ने कहा, तो बहू को भी ले जा। विनय ने कहा कि अभी रूपल को उसके घर कुछ दिनों के लिए भेज दें, मैं अगले सप्ताह आकर ले जाऊंगा। शादी के बाद वो अभी तक वैसे भी अपने घर गई नहीं। इस पर विनय के पिता ने कहा, ठीक है, तू अगले सप्ताह आ जाना। रूपल को लेने 1 सप्ताह बीत गया। विनय ने रूपल को फोन तक नहीं किया और ना ही कभी उसके बारे में अपने माँ पिता से बात की। रूपल को मायके से आए हुए 10 दिन हो गए। विनय लेने नहीं आया। विनय के पिताजी ने विनय को फोन करके कहा कि अब तू बहू को ले जा। विनय ने कहा कि अभी उसको ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन बाद लेने आ जाऊंगा। इधर रूपल का मन बड़ा बेचैन था। वो विनय को फोन लगाती तो विनय उठाता नहीं, और अगर गलती से उठा भी लेता तो बोल देता, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। जब भी विनय के पिताजी रूपल को ले जाने की बोलते, वो इसी तरह कोई ना कोई बहाना बना देता। 1 माह बीत चुका था। विनय के पिताजी समझ चुके थे कि विनय रूपल को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। एक दिन रूपल ने अपने ससुर जी से कहा कि बाबूजी, विनय को मुझसे कोई शिकायत है क्या? विनय मुझसे फोन पर बात भी नहीं करते और अब तक
लेने भी नहीं आए। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा व्यस्त है काम में, इसलिए उसने मुझे कहा कि वो अगले सप्ताह आ जाएगा तुमको लेने। विनय के पिताजी ने बात को संभालते हुए कहा। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में जाकर विनय को फोन करके कहा कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ और बहू को अपने साथ लेकर शहर जाओ। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। विनय मन ही मन सोच रहा था कि कब तक बहाने बनाऊंगा। अब घर जाके पिताजी से बात कर ही लेता हूं कि मैं उस गंवार को शहर नहीं ले जा सकता। विनय गांव आ जाता है। शाम को बैठकर विनय खाना खा रहा होता है। विनय बोलता है, माँ, कितने दिनों के बाद ऐसा गर्म और स्वादिष्ट खाना खाया है। कोई नहीं बेटा, अब तो तुझे रोज ऐसा ही गर्म गर्म खाना मिलेगा। बहू जो तेरे साथ शहर जाएगी। अब किसने कहा माँ मैं रूपल को शहर नहीं ले जा सकता? क्यों नहीं ले जा सकता? विनय के पिता ने कहा। क्योंकि उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। पिताजी, वो क्या? विनय, जवाब दो, तुम बहू को क्यों नहीं ले जा सकते? पिताजी, रूपल शहर के वातावरण में नहीं रह सकती। पिताजी कहते हैं, धीरे बोल, बहू सुन लेगी। सुने तो सुन ले, उसे भी तो पता चले। इतना बोल विनय उठ के अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे उसके पिताजी भी जाते हैं और उसे समझाते हैं, देख विनय, मैंने तुझे फोटो भेजी थी, तुझसे कहा भी था कि गांव आकर लड़की से मिल ले, तो तू आया नहीं और अब ये सब बातें कर रहा है। ऐसा ही था तो तूने शादी क्यों की? पिताजी, मुझे पता नहीं था कि उसका रहन सहन गांव जैसा होगा, वो शहर में नहीं रह पाएगी। देख, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे बहू को ले जाना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले बातें बनाएंगे और वो बेचारी कब तक ऐसे यहाँ रहेगी। मुझे इस विषय में कोई बहस नहीं चाहिए। विनय ने सोचा, बहस करने से मतलब नहीं, पिताजी ऐसे मानने वाले नहीं। मैं रूपल को ले जाता हूँ, शहर का माहौल देख वो खुद ही गांव भाग जाएगी। वैसे भी गंवार को समझ आएगा नहीं। विनय रूपल को लेकर शहर आ जाता है। पूरे रास्ते वो रूपल की तरफ देखता भी नहीं। घर आते आते रात हो जाती है। जब रूपल घर में आती है तो देखती है घर पूरी तरह से गंदा है, सब सामान इधर उधर पड़ा है। रूपल हाथ मुंह धो के रसोई में जाती है। रसोई में से आवाज आने पर विनय मुंह बना के रसोई में जाता है और बोलता है कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ, बहुत देर हो जाएगी, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना लेकर आई हूँ, बस गर्म कर रही हूँ। विनय मन में सोचता है, चलो इतनी तो समझ है इसमें। विनय खाना खाकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह रूपल जल्दी उठ के दूध वाले से दूध लेती है और रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाती है। उधर विनय उठ के ऑफिस जाने को तैयार हो जाता है। बिना चाय नाश्ता किए और टिफिन लिए बिना और कुछ बोले बिना ऑफिस चला जाता है। शाम को आता है, बारिश हो रही होती है, वो भीग जाता है। आते ही उसे रूपल टावल और कपड़े देती है। कुछ देर बाद चाय देती है। उससे पूछती है, कैसा था दिन आज का? वो उसकी तरफ देखे बिना ठीक था कह देता है और खाना खाकर कुछ देर बाद सो जाता है। रूपल सोचती है कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रूपल विनय को टिफिन हाथ में लेकर देती है तो वो ऑफिस टिफिन लेकर जाता है। ऑफिस में सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। वो उसे कहते हैं कि कब मिलवा रहा है भाभी से। वो सोचता है, कहाँ उस गवार से मिलवाऊंगा, हंसेंगे मुझ पर सब, और कहता है जल्द ही, और अपने काम पर लग जाता है। एक दिन विनय के ऑफिस जाने के बाद रूपल पड़ोसन के साथ बाजार जाती है और घर का सामान लाती है और कुछ सामान घर सजाने के लिए और घर को सजाती है। शाम को विनय आकर देखता है, उसे मन में बहुत अच्छा लगता है, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और अपने कमरे में चला जाता है। रूपल थोड़ी उदास हो जाती है पर सह लेती है। कई बार सोचती है कि घर पर सब बता दूं, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचती रहना तो विनय के साथ ही है। आज रविवार है,
और छुट्टी के साथ साथ विनय का जन्मदिन भी है। सुबह उठते ही रूपल उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है, पर वो बेमन से थैंक्स बोलकर पेपर पढ़ने लग जाता है। रूपल सोचती है हमारे बीच बातें नहीं होती तो क्या हुआ, उसके हस्बैंड का जन्मदिन तो है, इसलिए कुछ स्पेशल बनाने का सोचती है। और आज उसने खाने के साथ खीर व गुलाब जामुन बनाए हैं। विनय आज अपने ऑफिस के दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने का विचार करता है और सोचता है अभी से ही सबको बोल देता हूँ ताकि शाम को सब आने के लिए तैयार रहें। जैसे ही वो इनविटेशन देने के लिए मोबाइल उठाता है, दरवाजे की घंटी बजती है। विनय जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसके ऑफिस के सारे दोस्त जोर से सरप्राइज बोलते हैं और केक लेकर अंदर आ जाते हैं। उसके दोस्तों में कुछ लड़कियां हैं और उसके दोस्तों की पत्नियां भी हैं जो अच्छी कंपनियों में नौकरियां करती हैं और उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है। और एक विदेशी लड़की भी है। उन्हें देख विनय मन ही मन सोचता है अरे ये घर क्यों आ गए, अब उस गांव की रूपल से इनको मिलवाना पड़ेगा। वो बोलते हैं क्या हुआ विनय, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? विनय कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह आ जाओगे। सब अंदर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। अंदर आने के बाद विनय का दोस्त घर देख बोलता है अरे वाह विनय, घर तो बड़ा साफ सुथरा और सजावट भी बड़ी सुंदर की। भाभी जी ने तो काया ही पलट दी घर की, नहीं तो जब हम आते थे तो सारा सामान फैला पड़ा होता था। विनय मन में सोचता है इसके और खाना बनाने के अलावा आता भी क्या है इसे, वो बस यही काम तो अच्छे से करती है। विनय हंसते हुए बोलता है हाँ भाई, ये सब रूपल ने किया है। रूपल सबकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है। तब विनय के एक दोस्त की पत्नी उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है। इस पर रूपल उससे नमस्ते करती है। सब लोग उससे नमस्ते करते हैं और ये देख विनय का मुंह बन जाता है। वो रूपल को अंदर जाने का इशारा करता है। तब रूपल अंदर जाकर सबके लिए पानी लाती है, फिर पानी देकर फिर से अंदर चली जाती है और जो उसने गुलाब जामुन, खीर और नमकीन बनाए थे प्लेट में रख देती है और नाश्ता लेकर बाहर टेबल पर लगा देती है। तब एक दोस्त बोलती है अरे आप भी हमारे साथ यहाँ बैठिए, बातें करिए, जब से हम आए हैं तब से आप काम में ही लगी हुई हैं। उनके कहने पर रूपल वहाँ बैठ जाती है। रूपल सबसे नाश्ता करने का आग्रह करती है। सब नाश्ता करने के बाद बहुत तारीफ करते हैं और विनय की दोस्त की पत्नी बोलती है कि आपको जब भी फुर्सत हो तो आप मुझे गुलाब जामुन बनाना जरूर सिखा देना, मुझसे कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं। विनय भी नाश्ता करता है, उसको भी सब डिशेस टेस्टी लगती हैं। मन ही मन तारीफ भी करता है पर जताता नहीं उनसे। एक लड़की जो विदेशी होती है वो भी नाश्ते की तारीफ करने लगती है। वो सबसे बातें करने लग जाते हैं, सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं। बस रूपल ही अकेली मुंह नीचे कर चुप बैठी रहती है। तब विनय का दोस्त रूपल से बोलता है अरे भाभी जी, आप क्यों चुप बैठी हैं, आप भी तो कुछ बोलिए। तब विनय मन ही मन सोचता है सब तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसे कहाँ समझ आएगी, तो चुप ही बैठेगी ना। फिर वो विदेशी लड़की इंग्लिश में रूपल से पूछती है कि आप पहली बार बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आए हो क्या? तब विनय सोचता है कि इसे तो समझ ही नहीं आया होगा कि पूछा क्या है, तो वो तुरंत बोल पड़ा है यस, हाँ, और आगे कुछ बोलने के लिए करने लगता है और विनय को समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलूं। और विनय को इस तरह हड़बड़ाते देख सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगते हैं। इतने में ही रूपल बड़ी सरलता से बोल पड़ती है यस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर, हाउएवर आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई एंड अहमदाबाद फॉर इंटरव्यूज। हाँ, मैं बेंगलोर में पहली बार आई हूँ, पर इससे पहले मैं मुंबई और अहमदाबाद जा चुकी हूँ। जैसे ही रूपल बोलकर रुकती है, विनय उसे बड़ी हैरानी से देखता है। इतने में विनय का दोस्त बोल पड़ता है अरे वाह विनय, भाभी जी तो तुझसे भी एक्सेंट में इंग्लिश बोल लेती हैं। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद सब बाहर विनय के बर्थडे की पार्टी करने लग जाते हैं और फिर सब अपने घर चले जाते हैं। पर विनय अभी भी रूपल से बात नहीं कर रहा है और घर आते ही वो सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है और उनसे पूछता है कि पिताजी, रूपल कितनी पढ़ी लिखी है? उसके पिता बोलते हैं तू ये सब क्यों पूछ रहा है, तूने बायोडेटा नहीं देखा था क्या? ये सुनते ही वो फ़ोन काट देता है।
और तुरंत अपने कमरे में जाकर बायोडाटा देखता है जिसमें लिखा होता है PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने में विनय के पिता उसको फिर से फ़ोन लगाते हैं और विनय के पिता हंसते हुए बोलते हैं, क्यों, बायोडेटा देख रहा था क्या? विनय धीरे से बोलता है, हाँ। फिर उसके पिता बोलते हैं, अरे गधे, वो तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुझसे ज़्यादा कमाती भी थी। वो तो शादी के कारण उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद पूरी रात विनय को नींद नहीं आती। वो सुबह उठ के चाय नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है, पर वो बड़ा बेचैन है। उसका ऑफिस में भी मन नहीं लगता। वो शाम को जल्दी घर आ जाता है। जब वो और रूपल जब खाना खा रहे होते हैं, तब विनय रूपल से पूछता है कि पिताजी ने कहा था कि तुम शहर में नौकरी ढूंढने वाली हो। तब रूपल हंसते हुए बोलते हैं, आज बताया क्या, वो भी 2 महीने बाद। विनय हैरानी से रूपल की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं, वो मैं भूल गया था। तो फिर कब याद आया? रात को बायोडाटा देखने के बाद, रूपल मुस्कुराते हुए बोलती है। विनय कुछ नहीं बोलता, नीचे देखने लग जाता है और चुप हो जाता है और धीरे से बोलता है, सॉरी। फिर रूपल बोलती है, अच्छा विनय, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या जीवन ऐसे ही चलता? विनय कहता, नहीं, मैं धीरे धीरे बदल रहा था। बस सब ठीक होने में समय जरूर लगता, पर आगे जीवन में मुझसे कोई सलाह मांगेगा तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि एक बार लड़की से मिल लेना और उसका बायोडाटा जरूर देख लेना चाहिए। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और इसी तरह हंसी खुशी के साथ उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। सो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी वाकई में आप लोगों को पैसा वसूल लगी हो, ये जो 15 मिनट 17 मिनट जो आपके गए हैं, ये आपके अगर अच्छे गए हो, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में घंटी पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को टच जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ, SST मोटिवेशन।